राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। आज हम देखेंगे केवीएस प्रवक्ता 2016 का हिंदी का पेपर। तो चलिए देखते हैं। 17 का 18 का हमने देख लिया है, ये 16 का है, ये लास्ट ही है। दिया है घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र हैं। तो ध्यान रखिएगा, घीसू और माधव कफन के। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। किसका है? रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा ने लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। मध्यकालीन धर्म साधना, ये निबंध है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने ही लिखा है मध्यकालीन धर्म साधना। तो ध्यान देंगे, मध्यकालीन धर्म साधना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा प्रश्न है, निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो निपुणिका पात्र है बाणभट्ट की आत्मकथा की। तो निपुणिका पात्र किसकी? बाणभट्ट की आत्मकथा। ये विकल्प के चारों उपन्यास हजारी जी के ही हैं। पांचवा प्रश्न है, चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो ये हुआ है गुनाहों के देवता में। धर्मवीर भारती का उपन्यास है, इसी में चंदर और सुधा पात्र हैं। छठवां प्रश्न है कि कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? कछुआ धर्म, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान। तो कछुआ धर्म ये गुलेरी जी का है, ये पूर्ण सिंह का नहीं है। बाकी मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, ये तीनों अध्यापक पूर्ण सिंह के ही निबंध हैं। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक है। किसका? माखनलाल चतुर्वेदी का। इन्होंने नाटक लिखा है कृष्णार्जुन युद्ध। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी का कौन सा नाटक है? तो पाखंड विडंबन है। तो ध्यान देंगे, पाखंड विडंबन संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। 9 नंबर का प्रश्न है कि बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव को लेके सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? तो भुवनेश्वर प्रसाद ने किया। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेके 1935 में हिंदी एकांकी नाटक की रचना भुवनेश्वर प्रसाद ने किया। 10 नंबर का प्रश्न है कि प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा अनासक्ति और आसक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में पाया जाता है? तो लहरों के राजहंस में। मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस में प्रवृत्ति निवृत्ति और आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व पाया जाता है। 11 नंबर में है कि किस नाटक में कृष्ण और वेणुरती के प्रेम का प्रदर्शन है? तो सूर्यमुख, जो लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है सूर्यमुख, इसी में कृष्ण और वेणुरती का प्रेम प्रदर्शन है। तिरस्कृत आत्मकथा किसकी है? तो तिरस्कृत और संतृप्त, ये 2 आत्मकथाएं सूरजपाल सिंह चौहान ने लिखी है। रही बात डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा मेरी पत्नी और भेड़िया है। मुर्दहिया तुलसी राम का, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का। 13 नंबर में दिया गया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयुगाद रस निष्पत्ति, उक्त रस सूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उद्धृत है? तो नाट्य शास्त्र में। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयुगाद रस निष्पत्ति। 14 नंबर का प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। 15 नंबर में है मुख्यार्थ हति दोष, काव्य दोष का ये लक्षण किस आचार्य का है? तो ये मम्मट का है। मुख्यार्थ हति दोष मम्मट।
16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? तो अनुमितिवाद की स्थापना आचार्य शंकुक ने किया था। अनुमितिवाद शंकुक, उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट, भगभुक्तिवाद भट्ट नायक और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो अद्वैतवाद है। 18 नंबर का प्रश्न है कि अधिकार खोके बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? तो ये जयद्रथ वध से ली गई हैं कि अधिकार खोके बैठे रहना महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। 19 नंबर में पंक्ति है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर आज ये समस्याएं सभी। 20वां प्रश्न है दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद के किस उपन्यास में उठाया गया है? तो दहेज और अनमेल विवाह उठाया गया है निर्मला में। निर्मला 1927 में प्रकाशित होता है। तो दहेज और अनमेल विवाह निर्मला। 21 नंबर का है कि कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो रहस्य के बाद आनंद आता है। चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? नरेश मेहता यही नहीं है, प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद जैन है, रामविलास शर्मा है। ये तीनों तार सप्तक के हैं, लेकिन नरेश मेहता ये दूसरे सप्तक के हैं। 23 नंबर का प्रश्न है कि गुप्त जी की रचनाओं को काल क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले आएगा जयद्रथ वध 1910 में, फिर आएगा पंचवटी 1925 में, फिर यशोधरा 1932 में और विष्णुप्रिया 1957 में। तो इनका डेट याद रखेंगे तभी क्रम सही हो पाएगा। कौन सा युग्म असंगत है 24 नंबर में? विद्यानिवास मिश्र का अविचार और अनुभूति, यही तो गलती है। विचार और अनुभूति डॉक्टर नगेंद्र का है, विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। धर्मवीर भारती का मानव मूल्य और साहित्य है, शुक्ल जी का चिंतामणि है और हजारी जी का अशोक के फूल है। 25 नंबर में दिया है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है। क्या है? साम्यवाद। 26 नंबर में आते हैं। 26 में दिया है पतंग उड़ रही है, वाक्य में कैसी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। पतंग उड़ रही है क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया गतिशील है, शेष क्रियाओं के नाम असंगत है। तो पतंग उड़ रही है में असंगत क्रिया, अकर्मक क्रिया है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। किस भाव की? दास्य भाव की। मीरा की माधुर्य भाव की, सूरदास की साख्य भाव की। 28 नंबर में दिया है कि रीतिकालीन कवियों का सही क्रम लगाइए जन्म की दृष्टि से। तो सबसे पहले आएंगे बिहारी 1595 में जन्म हुआ था, फिर मतीराम 1617 में, फिर घनानंद 1689 में, फिर पद्माकर 1753 में। हरी घास पे क्षण भर किसकी रचना है? तो अज्ञे का काव्य संग्रह है हरी घास पे क्षण भर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो इनकी रचनाओं का क्रम होगा निहार 1930, रश्मि 1932, सांध्यगीत 1936, दीपशिखा 1942। 31 नंबर का प्रश्न है कि धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे। सुदामा पांडे धूमिल।
32 नंबर में है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इस कालखंड को पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से कवियों का सही क्रम क्या है? तो ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहले कबीर 1398 में, फिर जायसी 1500 के आसपास, फिर तुलसी 1532 में, फिर रहीम 1556 में। 33 नंबर में है कि विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। 35 नंबर में है अबलो नसानी अबना नसई हो। तुलसीदास जी की यह उक्ति इनकी किस रचना से ली गई है? तो ये ली गई है विनय पत्रिका से। अबलो नसानी अबना नसई हो, ये किससे? विनय पत्रिका से। 36 नंबर में दिया है कौन सा युग्म असंगत है? संगत है, असंगत नहीं, संगत है। जिंदगी और जोग भारती जी का नहीं, गलत है। उनका है अमरकांत का, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का, इंसान के खंडहर मोहन राकेश का, सब गलती है। लेकिन सी में राजा निर्बंसिया कमलेश्वर का सही दिया है। 37 नंबर में प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही क्रम पूछा है। तो सबसे पहले आएगा प्रसाद का नाटक राज्यश्री 1915 में, फिर अजात शत्रु 1922 में, स्कंदगुप्त 1928 में, ध्रुव सामनी 1933 में। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद दिया है कि अशुद्धि वाला भाग पहचान के उत्तर करना है। सीमा पर तैनाती सैनिकों की बहादुरी के सामने हमारे दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। तो यहाँ पे पहला ए वाला में ही गलत है, तैनाती नहीं, सीमा पर तैनात सैनिकों की बहादुरी के सामने तैनात होना चाहिए था, तैनाती नहीं। फिर सरकार को जानकारी है कि सीमा सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक गोला बारूद और तोपें चाहिए। तो सरकार को जानकारी है कि, यही गलत लग रहा है, नहीं दिया है डी वाला। सरकार को जानकारी है कि सीमा सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक गोला बारूद और तोपें चाहिए। चाहिए ए पे चंद्रबिंदु लगा दिया है, ये तो ध्यान ही नहीं दिए, तो यही गलत है। तोपें चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ए होगा, चाहिए, चंद्रबिंदु नहीं रहेगा। 40 नंबर में आते हैं। 40 नंबर में दिया है कि हमारे वकील ने सारे प्रमाण माननीय न्यायालय के समक्ष समय पर प्रस्तुत कर दिए। तो न्यायालय के आगे माननीय नहीं लगाया जाता है, माननीय न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत कर दिए, तो न्यायालय लगा दिया है, इसीलिए सी वाला गलत है। फिर 41 नंबर में है कि प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया है कि पाठ्यक्रम पर निर्धारित पाठ अवश्य पढ़ाए जाएंगे। तो पाठ्यक्रम पर निर्धारित पाठ नहीं, प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया है कि निर्धारित पाठ अवश्य पढ़ाए जाने चाहिए। ये जो पाठ्यक्रम पे लगा दिया है एक्स्ट्रा, वही गलत है। 42 नंबर में दिया है कि संलग्न प्रार्थनाएं पत्र पर अपनी संस्तुति देते हुए अनुलग्नकों सहित प्रस्तुति कर दीजिए। तो प्रस्तुति कर दीजिए नहीं, प्रस्तुत कर दीजिए होना चाहिए, तो डी वाला भी गलत है। 43 नंबर में दिया है स्थापना और तर्क। स्थापना दिया है कि कविता तथ्य और सत्य से परे केवल कल्पना व्यापार है। तो केवल लगा दिया है, तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि कविता का उद्देश्य लोक रंजन है। नहीं, कविता का उद्देश्य केवल लोक रंजन थोड़ी है। तो ए और आर दोनों गलत है। 44 नंबर में देख लीजिए, 44 में क्या दिया है? यहाँ भी स्थापना और तर्क दिया है। स्थापना दिया है कि आधुनिकता परंपरा की विरोधी है, क्योंकि परंपरा जड़ और रूढ़ होती है। नहीं, गलत है। आधुनिकता परंपरा की विरोधी नहीं है और परंपरा जड़ और रूढ़ नहीं होती है, तो यहाँ पे भी दोनों गलत है। 45 नंबर में स्थापना और तर्क दिया है कि रीतिकालीन काव्य में व्यक्त प्रेम मांसल था, इसलिए उसकी स्वीकृति दरबारी ज़्यादा और लोक में कम थी। तो यहाँ पे दोनों सही है।
कि रीतिकालीन काव्य में जो प्रेम था वो मांसल था और इसीलिए उसकी स्वीकृति जो है वो दरबारी ज़्यादा और लोक में कम थी। 46 नंबर में स्थापना और तर्क दिया है कि भक्ति में आसक्ति का भाव प्रबल होता है और यही आसक्ति जीवन को प्रपंचों से मुक्त करती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्गुण भक्ति में भगवत आसक्ति ही अनुग्रह प्रदाता है। तो ये गलत है, तर्क सही नहीं दिया है, बाकी स्थापना सही है। 47 नंबर में फिर तर्क और स्थापना दिया है। यहाँ पे दिया है कि भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यताओं में अंतर विरोध है। बिल्कुल है, क्योंकि रस चिंतन जितना सूक्ष्म है, अलंकारों का विभाजन उतना ही स्थूल है। तो दोनों सही है। 48 नंबर में दिया है स्थापना कि युगों से चली आती हुई कविता की रोमांटिक भावभूमि परंपरागत रूप से सदैव गतिशील रहती है। और तर्क दिया है क्योंकि कविता की विकास यात्रा मनुष्य के सक्रिय संवेदन स्पंदन से जीवन के होने का निरंतर एहसास कराती रहती है। तो तर्क और स्थापना दोनों सही है। 49 नंबर में देखिए स्थापना और तर्क दिया है कि नाटक अमूर्त नहीं केवल मूर्त होता है। केवल मूर्त नहीं होता है, नाटक दोनों प्रकार होता है। इसलिए नाटक को चाक्षुष यज्ञ कहा जाता है। तो नाटक को चाक्षुष यज्ञ कहा जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन नाटक मूर्त और अमूर्त केवल मूर्त होता है, ये गलत है। इसके बाद 50 नंबर में फिर स्थापना तर्क दिया है कि रचना धर्मिता में मिथक अतीत में वर्तमान को खोजता है, क्योंकि मिथक में अतीत ही शाश्वत वर्तमान है। तो यहाँ पे दोनों सही है। 51 नंबर में फिर स्थापना और तर्क दिया है। यहाँ पे दिया है कि इतिहास और वर्तमान की पारस्परिकता में प्रसाद के नाटक अतीतकालीन उत्कर्ष का दर्शन है। सही है, इसलिए इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ कर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले भारतीय जनता को भ्रमित किया। तो स्थापना सही है, ये सही है, लेकिन तर्क गलत दिया है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 52 नंबर में भी स्थापना दिया है और तर्क दिया है कि कायिक अभिनय द्वारा अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं। जी नहीं, भरत के नाट्य शास्त्र में वर्णित अनुभाव विधान इसकी पुष्टि करता है। दोनों गलत है, ए भी गलत है, आर भी गलत है। 53 में अब दिया है गद्य, दिया है गद्य को पढ़िए और आंसर करिए। तो गद्य को क्या ही पढ़ा जाए। दिव्य विभूति क्या है? परम सत्ता के साथ तदाकार होने का मंगल अनुभव। कवि की दृष्टि में सौंदर्य कहाँ है? तो लोक मंगल के पुरुष कठोर उदार कर्म में। सौंदर्य भावना में तल्लीन मनुष्य क्या करता है? तो निर्वैयक्तिकता की स्थिति में अंतःसत्ता से तदाकार करता है। उपासना में भक्त का क्या अनुभव करता है? तो पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है। हिंसा और क्रोध में सौंदर्य कैसे होता है? आसुरी शक्तियों के दम। तो हमारा गद्यांश खत्म हो गया। रचना विज्ञान गीता, इसके रचयिता कौन है? तो केशव दास हैं। इन्होंने ही लिखा है विज्ञान गीता। तो विज्ञान गीता केशव दास का ध्यान देंगे। विज्ञान गीता केशव दास। इसके बाद आते हैं 59 का, देखते हैं मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। रीति काल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः रीति काल का कौन सा कवि ऐसा नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? तो वो है मतीराम। विशिष्टांग निरूपक कवि हैं, सर्वांग निरूपक नहीं है। तो मतीराम को ध्यान रखेंगे। 61 नंबर में दिया है कि कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? इतिवृत्तात्मकता है, सुधारवाद है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा भी है, लेकिन स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति ये द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। इसके बाद आगे आते हैं। 62 नंबर में दिया है एक पंक्ति
कि जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। ये पंक्ति किसकी है? तो ये बिहारी की है। 63 नंबर में है कि कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? तो प्रेम योगिनी है मौलिक, विशस्य मिश्मौषधम भी है, चंद्रावली भी है, लेकिन पाखंड विडंबन ये मौलिक नहीं है। ये संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का हिंदी अनुवाद है। तो पाखंड विडंबन अनुदित नाटक है। 64 नंबर में दिया है कि गीति काव्य की विशेषता नहीं है। तो संगीतात्मकता तो है, कोमलकांत पदावली भी है, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति भी है, लेकिन वस्तु व्यापार वर्णन ये रीति काल की विशेषता, गीति काव्य की विशेषता वस्तु व्यापार वर्णन नहीं है। 65 में दिया है छायावाद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेके आनंद तक फैली हुई है, सही है। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है, सही है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है, सही है। लेकिन बी वाला जो दिया है ना कि अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है, ये गलत है। अभिधात्मक शैली की प्रधानता ये द्विवेदी युग की विशेषता है, छायावाद की नहीं है। 66 नंबर में दिया है कि किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पे विचार व्यक्त किए हैं? तो पल्लव की भूमिका में। 67 नंबर में दिया है कि किस रचना के काव्य नायक राम हैं? तो रश्मिरथी में तो कर्ण है, लेकिन संशय की एक रात जो है नरेश मेहता का प्रबंध काव्य, इसके नायक राम हैं। 68 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठेले पर हिमालय है, 7 गीत वर्ष है, अंधा युग है, लेकिन आत्मजयी नहीं है, कुंवर नारायण की है। 69 नंबर में दिया है निराला के बारे में कौन सा कथन सही है? कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है, नहीं। अभावों की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है, गलत है। कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, ये सही है निराला के बारे में। 70 नंबर में है कि काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक शुक्ल जी थे। 71 नंबर में दिया है पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने की। 72 नंबर में पंक्ति है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये किसकी है? तो निराला जी की है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। 73 नंबर में आते हैं। 73 नंबर में पंक्ति है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्ति किसकी? तो ये कबीर दास की पंक्ति है। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। रैदास किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि रैदास हैं। 75 नंबर में दिया है कि कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो अखरावट है, आखिरी कलाम है, पद्मावत है, लेकिन नागमती विरह ये जायसी की रचना नहीं है, ये पद्मावत में वर्णित है। 76 नंबर में दिया है कि शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 12 मानी है। 77 में दिया है कौन सा युग्म संगत है? हेम किरीटनी रत्नाकर का नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी का है। वैदेही वनवास अरियौध का है, उद्धव शतक रत्नाकर का है, लेकिन डी वाला सही है, पथिक राम नरेश त्रिपाठी का। 78 में आते हैं। 78 में दिया है कि विज्ञापन के उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है? तो विज्ञापन के उद्देश्यों में से पहला दिया है कि उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट को निर्धारण करना कि उस विज्ञापन में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ होगा, सही है।
विज्ञापन द्वारा उत्पाद का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित किया जा सके, सही है। उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तथा निःशुल्क पहुंचाना, ये भी सही है। नहीं, यही तो गलत है कि उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना, निःशुल्क नहीं, ये गलत है। बाकी सब सही है। फिर दिया है कौन सा युग्म संगत है। हिंदी साहित्य की भूमिका तो हजारी का है, पर यहाँ राहुल दिया है। हिंदी काव्य धारा राहुल का है, दूसरी परंपरा की खोज नामवर का है। बी वाला सही सुमेलित है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये जयशंकर प्रसाद जी का ही है। 80 नंबर में दिया है कौन सा युग्म असंगत है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, सही है। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, सही है। दूसरा इतिहास, यही तो गलत है। दूसरा इतिहास हजारी का नहीं, बच्चन सिंह का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का है। 81 नंबर में दिया है कौन सा युग्म संगत है। ग्राम्या पंथ जी का सही है, यही तो सही मिल गया पहले नंबर पे। दीपशिखा महादेवी वर्मा, प्रलय की छाया प्रसाद, कुकुरमुत्ता निराला। 82 में दिया है कि किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो परमाणु परम प्लस अणु स्वर संधि है। शरणार्थी शरण प्लस अर्थी, सब में दीर्घ स्वर संधि है। कारा प्लस आवास कारावास, लेकिन तत् प्लस लीन तल्लीन, तल्लीन में व्यंजन संधि है। कहानी लेखन में किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। तो यथासंभव तुक और लय का ध्यान ये कविता में रखा जाता है, कहानी में नहीं। 84 में दिया है कौन सा युग्म असंगत है। सन्यासी इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। बसंती भीष्म साहनी का। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का। लेकिन चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, वाजपेयी का नहीं। 85 में है शब्दार्थों सहितो काव्यम। ये परिभाषा किसने दिया है। तो भामह ने दिया है, शब्दार्थों सहितो काव्यम। 86 नंबर में देखते हैं क्या दिया है कि जिन शब्दों के एक से अधिक वाच्यार्थ हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के एक से अधिक वाच्यार्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। 87 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है। तो श्लेष वक्रोक्ति विप्सा शब्दालंकार है, लेकिन अप्रस्तुत प्रशंसा ये अर्थालंकार है। 88 में दिया है कौन से मात्रिक छंद नहीं है। तो मंदा क्रांता ये वार्णिक छंद है। 17 वर्ण होते हैं, बाकी 24 मात्रा रोला में, हरिगीतिका में 28 मात्रा और दोहा में 13-11 पे यति, तो ये सब मात्रिक हैं। 89 नंबर में दिया है कि दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। तो दृश्य तत्व नाटक विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। 90 नंबर में है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण। ये परिभाषा किसने दिया है। तो ये वामन ने दिया है। 91 नंबर में है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इस वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। तो बहुत अच्छे, ये विशेषण पदबंध है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो अच्छे बहुत अच्छे, ये क्या है, विशेषण पदबंध है। 92 में दिया है कि जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विभावना होता है। 93 में दिया है सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। तो भवानी प्रसाद मिश्र का है सतपुड़ा के जंगल। 94 में है कौन सा कथन सही नहीं है। तो नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है, सही है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्य और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया, सही है। लेकिन डी वाला गलत दिया है। डी में दिया है कि नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। नहीं, यही तो गलत है। बाकी सब सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। 95 में देखते हैं। 95 में है कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। निश्चित रामकुमार वर्मा, गीत गुंज निराला, स्वर्ण धूलि पंत, लेकिन सांध्य गीत महादेवी वर्मा की है। आगे देखते हैं, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है।
किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो नागार्जुन ये प्रगतिवादी कवि हैं। अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल ये तीनों प्रयोगवादी कवि हैं। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मार्किवस वेलेजली ने की। प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट थे और संस्थापक वेलेजली थे। 100 नंबर का प्रश्न है कि किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने किया है? तो संयोगिता स्वयंवर। इसी की सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने किया है। तो संयोगिता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास का है। अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी का, महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास का, नील देवी भारतेंदु का। तो KVS PGT 2016 का पेपर यहीं पे होता है खत्म। अब हमारा ये पेपर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं आगे। 100 नंबर तक हमने देख लिया। तो 3 पेपर थे KVS PGT हिंदी के, तीनों हमने आज ही समाप्त कर दिए। अब TGT का देखना रह जाएगा, उसे भी देख लेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।